हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आर्थिक भूगोल के इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 खनिज ऊर्जा और औद्योगिक भूगोल का पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पे जाए और वीडियो का इसका जो फर्स्ट पार्ट है और इससे पहले जो मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है उसे जा कर के देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर 5 का होने वाला है पार्ट 2 वीडियो, है ना। एक इसका थर्ड पार्ट वीडियो भी बनेगा जिससे चैप्टर 5 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 6 चैप्टर की ओर जाएंगे। तो पार्ट 2 वीडियो में हम आज देखने वाले हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो पहले इसके बारे में कुछ यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो आर्थिक भूगोल में गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वे अक्षय और पर्यावरण अनुकूल संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होते। ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम के विपरीत विकेंद्रीकृत, प्रदूषण मुक्त और सतत आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। कहा जा रहा है कि जो आर्थिक भूगोल का यह जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो अक्षय और पर्यावरण अनुकूल संसाधन है। अक्षय मतलब होता है जो कभी भी समाप्त ना हो, है ना। तो ऊर्जा के ये जैसे कि पारंपरिक स्रोत जो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम, वो कुछ इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो यह गैर ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत जिसे हम कहते हैं वह कभी भी समाप्त नहीं होता और प्रदूषण मुक्त भी होता है। तो पहले इसमें दिया गया है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में हम पढ़ते हैं। कहा जा रहा है सौर ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा को फोटोवोल्टेइक सेल के माध्यम से सीधे बिजली में बदलना। मतलब सौर ऊर्जा क्या है, तो सूरज का जो प्रकाश होता है और ऊष्मा होता है उसको बिजली में कन्वर्ट करना ही, और जो बिजली में कन्वर्ट करने से जो बिजली उत्पन्न हुई, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसे ही सौर ऊर्जा कहेंगे। फिर इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो कहा जा रहा है कि यह ऊर्जा का सबसे प्रचुर और असीमित स्रोत है। यह इसका आर्थिक महत्व है। इसकी भौगोलिक कारक क्या है, मतलब सौर ऊर्जा कहाँ पे प्रभावी है, कहाँ पे सौर ऊर्जा ज्यादा उत्पादित किए जा सकते हैं। तो कहा जा रहा है यह उन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावी है जहाँ वर्ष भर तेज धूप उपलब्ध है। भारत जैसे देशों में जहाँ सौर विकिरण यानी कि सोलर इंसोलेशन उच्च है, यह ग्रामीण विद्युतीकरण और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये प्रभावी है, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों में जो सनलाइट होती है वो वर्ष भर अच्छी रहती है, उच्च रहती है। फिर इसका उपयोग कहा जा रहा है, उपयोग क्या है, तो कृषि, सोलर पंप, घरेलू उपयोग और विशाल सोलर पार्कों द्वारा वाणिज्य बिजली उत्पादन करना, यही इसका उपयोग है सौर ऊर्जा का। हम दूसरा आते हैं पवन ऊर्जा, वाइंड विंड एनर्जी। इस जिसमें अर्थ बताया जा रहा है पवन ऊर्जा का कि बहती हवा की गतिज ऊर्जा को पवन टरबाइन के जरिए यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करना, यानी पवन को हवा को बिजली में कन्वर्ट करना ही पवन ऊर्जा कहलाएगा। इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बाद उत्पादन लागत शून्य के बराबर होती है और यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होता है। तो इस तरीके से इसका आर्थिक महत्व है। फिर इसका भौगोलिक कारक क्या है। भौगोलिक इसका कारक बता रहा है कि इसके लिए खुले और तेज हवा वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। तो मतलब पवन ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या पवन चक्कियाँ जो होती है कहाँ पे इसका फार्म हम लगा सकते हैं, तो वहाँ जहाँ खुला एरिया हो, तेज हवाएं चलती होंगी, उन इलाकों में। फिर कहा जा रहा है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, तो तटीय इलाके, खुले मैदानी भाग और पर्वतीय दर्रे जो होते हैं पवन फार्मों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। तो मतलब इन इलाकों में पवन फार्मों को लगाया जा सकता है, जिससे
पवन ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होगी। फिर इसका प्रभाव क्या है, तो आर्थिक भूगोल में तटीय राज्यों क्षेत्रों को ऊर्जा उत्पादन में लाभ मिलता है। तो जो तटीय राज्य और जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पवन चक्कियाँ लगाई जाती है, तो उस उन इलाकों को इसका लाभ मिलता है। अगला है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, जिसमें इसका अर्थ कहा जा रहा है पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा तल ऊष्मा यानी कि गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करना या सीधे गर्म पानी या भाप के रूप में उपयोग करना। तो भूतापीय ऊर्जा का उपयोग या अर्थ बताया जा रहा है कि पृथ्वी के जो आंतरिक ऊष्मा होती है यानी गर्मी होती है, उसका उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, या कहा जा रहा है कि हम गर्म पानी या भाप के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। इसका आर्थिक महत्व है, यह एक बहुत ही स्थिर और विश्वसनीय बेस लोड ऊर्जा स्रोत है जो मौसम या दिन रात के चक्र पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये बहुत अच्छा स्थिर है, मतलब ये किसी भी तरीके से कोई दिन रात या मौसम किसी भी तरह का इसमें कोई असर नहीं पड़ता। इसे मतलब हम कभी भी निकाल सकते हैं, भू-तापीय ऊर्जा का कभी भी उत्पादन कर सकते हैं। फिर भौगोलिक कारक कहा जा रहा है, यह ऊर्जा केवल उन विशिष्ट भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में ही निकाली जा सकती है जहां पृथ्वी की पपड़ी के नीचे मैग्मा सतह के करीब होता है। मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्षेत्रों, गर्म झरनों और टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। तो कहा जा रहा है भूतापीय ऊर्जा स्थापित कहाँ किए जा सकते हैं, तो वैसे क्षेत्रों में जहाँ क्या कहा जा रहा है कि मैग्मा सतह के करीब में हो, मतलब मैग्मा जो है हमारा जो मेंटल में मैग्मा स्थित है वो क्रस्ट के जस्ट नजदीक में हो, सामने से हो, ताकि वो उस भूतापीय ऊर्जा जो है वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो ऐसे संयंत्र कहाँ पे लगाए जाते, भूतापीय संयंत्र कहाँ पे लगाए जाते, तो ज्वालामुखी क्षेत्र के समीप या गर्म झरनों के समीप या टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पे लगाया जाता है। ज्वालामुखी में पता होगा कि ज्वालामुखी के नज़दीक में इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी से मैग्मा उत्पन्न होती है, तो वह जो क्षेत्र होगा वो मैग्मा के नज़दीक होगा, ऊपर पट्टी के नज़दीक नीचे, इसलिए वहाँ पे स्थापित किया जाता है। अब आते हैं इसका उपयोग, जिसमें बताया जा रहा है कि विद्युत उत्पादन के अलावा इसका उपयोग ग्रीन हाउस कृषि और औद्योगिक तापन के लिए किया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल केवल विद्युत उत्पादन के लिए नहीं बल्कि ग्रीन हाउस कृषि और औद्योगिक तापन के लिए भी किया जाता है। अब फिर आगे है, आर्थिक भूगोल में ऊर्जा के इन स्रोतों का उपयोग केवल बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है। यह औद्योगिक उत्पादन की लागत को कम करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने में एक बड़ी आर्थिक रणनीति के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऊर्जा का जो ये स्रोत अभी हमने पढ़ा है, इसका उपयोग केवल बिजली पैदा करने के लिए नहीं करना है, बल्कि या सिर्फ बिजली ही नहीं पैदा की जाती, बल्कि औद्योगिक उत्पादन की लागत को कम करने में, इसका कार्बन उत्सर्जन कम करने में और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने में भी इसका उपयोग है। उस ऊर्जा के जो संसाधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन का सहयोग है। अब हम आते हैं उद्योगों की अवस्थिति के कारक, मतलब कोई उद्योग किसी क्षेत्र में जो लगाए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं, तो उसके कारक क्या है, मतलब उस क्षेत्र में ही स्थापित क्यों किए जा रहे हैं, उसके कारक क्या है। तो पहला कारक है भौगोलिक कारक, जियो ग्राफिकल फैक्टर, जिसमें पहला है भौगोलिक कारक में कच्चा माल। कच्चा माल में कहा जा रहा है कि कच्चे माल की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। भारी वजन में घटने वाले या जल्दी खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे कि चीनी मिलें या लो इस्पात सामान्यतः कच्चे माल के स्रोत के निकट ही लगाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि कच्चे माल बहुत मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिनका निर्माण कच्चे माल के उपयोग से होता है। और कुछ कच्चे माल क्या होते हैं कि जल्दी भी खराब हो जाते हैं, कुछ समय भी लेते हैं। तो जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उन वैसे इलाकों के सामने उन जो उद्योग होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं, ताकि कच्चा माल उन्हें प्राप्त हो सके और वो जल्दी खराब चूंकि होने वाला होता है, तो उसका जल्द उपयोग अच्छे से और जल्दी से कर सके। अब आते हैं बाजार। अब बाजार कहा जा रहा है कि तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बाजार तक आसान पहुंच जरूरी होता है। भारी मशीनरी और खराब न होने वाले उत्पादों के उद्योग अक्सर बड़े शहरों बाजारों के करीब होते हैं। तो बाजार भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी भी खराब हो जाते हैं। तो
उन्हें लोगों तक पहुँचाने के लिए बाज़ार जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं, तो उद्योग वैसे जगहों पे स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे बाज़ार निकट हो, ताकि उनका उत्पादन जल्दी से लोगों तक पहुँचे और उनका प्रोडक्ट जो है वो जल्दी खराब ना हो। जैसे इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, डेयरी फार्म का ले सकते हैं, या शहरों के निकट या बाज़ारों के निकट स्थापित किए जाते हैं। अब अगला आते हैं हम ऊर्जा शक्ति के साधन, जिसमें कहा जा रहा है कि उद्योगों को चलाने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा जैसे निरंतर शक्ति संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो वैसे जब जहाँ पे इन चीज़ों का अ, आसानी से उपलब्ध हो सके उन उन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना होती है। अब आते हैं जल। कई उद्योगों जैसे कि कपड़ा, रसायन और लौह इस्पात को भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब आते हैं श्रम। उद्योग को स्थापित करने का एक कारक ये भी होता है कि वहाँ पे उद्योग स्थापित होने के बाद श्रम अच्छे और कम और सस्ते मिल जाए, है ना? मतलब कम पैसे में मतलब काम करने को रेडी हो जाए, सस्ते श्रमिक मिल जाए, वो चीज़। कहा जाए कि कुशल और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता उद्योगों के लिए आवश्यक है। श्रम प्रधान उद्योग जैसे कि वस्त्र उद्योग या हस्तशिल्प का स्थान अक्सर धनी आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। घनी आबादी वाले इसलिए क्योंकि वहाँ पे घनी आबादी रहेंगी तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार की आवश्यकता होती है, और वैसी जगह में अगर उद्योग स्थापित हो जाएँगे तो वहाँ पे श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। वो वो तो था भौगोलिक कारक। अब हम देखते हैं आर्थिक कारक क्या है किसी उद्योग की स्थापना के लिए, अवस्थिति के लिए। तो पहला है परिवहन। परिवहन पूरा कच्चे माल को कारखाने तक और तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ता और कुशल परिवहन जैसे कि सड़क, रेल, जलमार्ग ज़रूरी है। तो परिवहन इसलिए क्योंकि अगर प्रोडक्ट रेडी होता है या जो भी कच्चा माल होगा उसे फैक्ट्री, उद्योग तक ले जाने में, और उद्योग का जो रेडी प्रोडक्ट होगा उसे बाजार तक ले जाने में परिवहन की आवश्यकता होती है। तो ये फिर आता है पूंजी, जिसमें कह रहा है कि कारखाने के निर्माण, मशीनरी, दैनिक संचालन के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। फिर है बैंकिंग और बीमा, जिसमें कहा जा रहा है कि वित्तीय लेन-देन, ऋण प्राप्त करने और जोखिमों से बचने के लिए इन सुविधाओं का होना आवश्यक है, बीमा और बैंकिंग। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड रीज़न जो बताया जा रहा है, गैर भौगोलिक और अन्य कारक। मतलब कि भौगोलिक और आर्थिक क्रियाओं के अलावा भी जो रीज़न्स होते हैं कोई कारखाने स्थापित करने के, तो वो क्या है? सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जिसमें कहा जा रहा है संतुलित ग्रामीण विकास के लिए सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर कर में छूट, सब्सिडी और सस्ते ज़मीन जैसे प्रोत्साहन राशि देती है। फिर दूसरा है समूहन अर्थव्यवस्था, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, जिसमें कहा जाए कि कई बार उद्योग एक दूसरे से लाभ प्राप्त करने के लिए सामान्य सहयोग उद्योग के निकट सॉरी यहाँ पे सहायक लिखा है, सहायक उद्योगों के निकट स्थापित होते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि एक समूहन अर्थव्यवस्था, जिसमें एक जो फैक्ट्री होती है या 1, 2-3 फैक्ट्री जो होती है, एक-दूसरे के सहायक के रूप में एक जगह पे ही स्थापित करती है। चौथा अब है प्रौद्योगिकी, उद्योग सॉरी आधुनिक तकनीकों और कुशल प्रबंधन के विकास के कारण अब उद्योगों का स्थान कच्चे माल के स्रोतों से दूर भी संभव हो गया है। बोला जाता है प्रौद्योगिकी इतनी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि अब उद्योग क्या है, कच्चे माल के जो स्रोत है उससे दूर भी स्थापित करा जा सकता है, या संभावना हो गई है। तो ये पार्ट वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, पार्ट 2। एंड नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं, पार्ट थर्ड वीडियो में अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। और थर्ड पार्ट के साथ में 5 चैप्टर हमारा टोटल कंप्लीट होता है या कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, चैप्टर 5 का पार्ट 2 में इतना ही। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। और आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो, वीडियो समझ में आया हो। कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पे नए हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसकी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो होंगी
उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो गुड लक फॉर योर स्टडी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।